प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी बज गई। हुक्मरान जमात ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से बैंक अकाउंट छुपाए। स्क्रूटनी कमेटी में बड़े इंकशाफात। पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ से जायद फंड्स मौसूल, तहम 31 करोड़ से जायद फंड्स जाहिर ही ना किए गए। तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की फंडिंग किस किस मुल्क से और कितनी हुई, कौन कौन से बैंक्स में अकाउंट्स खुलवाए गए, स्टेट बैंक और पीटीआई के अपने आदादो शुमार में क्या क्या तजाद हैं जो सामने आए हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के तमाम नुकात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान के 47 गैर मुल्की दौरों में 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। सेनेट में गैर मुल्की दौरों की तफसीलात पेश। सऊदी अरब के 8 दौरों पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद के अखराजात आए। क्या सिर्फ सऊदी अरब से मिलने वाले तहाइफ की वजह से बाकी मुमालिक के तहाइफ को भी खुफिया रखा जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट का हंगामा खेज इजलास। मिनी बिल सेनेट में पेश। किसानों को बरवक्त खाद न मिलने पर ऑपोजिशन सेनेटर्स बरस पड़े। सेनेटर शहरी रहमान ने मेंबरान असेंबली के टैक्स के हवाले से एफबीआर डायरेक्टरी पर एतराजात उठा दिए। एफबीआर के जरिए मीडिया मैनेजमेंट का इल्जाम भी लगा दिया। इसके अलावा बात करेंगे सिंध में नाजिम जोखियो कत्ल केस। वफाकी काबीना ने जेआईटी बनाने की मंजूरी दे दी। इंटेलिजेंस, फौजी और पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल जेआईटी पीपल्स पार्टी एमपीए जाम अवैस की जानिब से नाजिम जोखियो कत्ल की तहकीकात करेगी। गवर्नर सिंध की काबीना इजलास में खुसूसी शिरकत। क्या नाजिम जोखियो खानदान को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम अहम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में जिनके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और एक तरफ से आ रहे हैं बातें, दूसरी तरफ से इल्जामात, ओवरऑल क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जी, फॉरेन फंडिंग का केस तो बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी भी है अगर हम चाहते हैं कि हमारी सियासत जो है वो थोड़ी सी साफ़ हो जाए, उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ जाए और ये जो पैसे का इस्तेमाल है ये इसका रुक जाए, तो इस केस को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये 7 साल से केस चल रहा था। 2 तरीके हैं इसको देखने के। एक तो जिस तरह अगर आप देखना चाहें तो फवाद चौधरी की बात सुने तो उन्होंने कहा जी ये क्या केस है, बिल्कुल उन्होंने तो ना इसको हवा में उड़ा दिया है। उन्होंने कहा जी 53 जो है ना अकाउंट्स हैं जिनका मसला है और 31 अरब रुपया 31 करोड़ रुपया है जो कि अनअकाउंटेड फॉर है। वो इल्ज़ाम ये है कि 2008 से लेके 2013 तक जो ये आए इनको शो ही नहीं किया गया। और वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये 53 अकाउंट नहीं है, ये 26 अकाउंट हैं, उसमें से 8 बिल्कुल फंक्शनल ही नहीं थे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, उन्होंने बिल्कुल इसको ना बिल्कुल इग्नोर सही किया है। कुछ उनकी बात में इसलिए वजन है कि ये अभी इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट ने पीटीआई गवर्नमेंट ने एतराज़ात कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट जो है ना एक इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक की है, बेसिकली बाबर साहब को दी है और उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एतराज़ात इसके ऊपर करने हैं। मैक्सिमम ये होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अगर उनको ये मज़ीद इस पर पेशरफ्त हुई तो इसका रेफरेंस बना के वो गवर्नमेंट को दे देंगे। अच्छा। फिर गवर्नमेंट ने खुद इसको डिटरमिन करना है कि वो आया इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए कोई इस पे जो है ना कानून इतना वाजे नहीं है कि जब अपना मुतल्लिक रेफरेंस हो तो कितनी देर उसके ऊपर बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जो इमरान खान के ऊपर पहले जो सादिक और अमीन होने का केस था जिसमें उनको क्लियर चिट मिल गई थी, उस वक्त भी ये इशू आया था कि जनाब इनके ऊपर ये फॉरेन फंडिंग का भी है कि बेताशा बाहर फॉरेन अकाउंट से इनको पैसे आते रहे जिसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि ना सिर्फ के पीटीआई का, ये बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ का भी आप हिसाब किताब लें। और फैक्ट ये है कि ये तमाम ही पिछले ये 60 साल पुराना कानून है, 1960 का ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है और 60 साल से यहाँ इसको किसी ने संजीदगी से नहीं लिया और ये तमाम पार्टीज़ एक ये पैसे बनाने का एक तरीक़ाकार बन गया है। यहाँ टिकटें बेची जाती हैं, इधर लोगों से जो है एटीएम्स, हर पार्टी की एटीएम्स होती हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं और ये पीपल्स पार्टी में भी बहुत ज़्यादा इसका रवाज रहा है।
नून लीग का तो बल्कि ये टीटी के केस में बेताशा सबूत भी आए हुए हैं कि MNAs MPA के पॉलिटिशियनों ने डायरेक्टली हमजा के अकाउंट में पैसे जमा करवाए हुए हैं। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कैसे आ गए, उनके नौकरों के अकाउंट से उनके अकाउंट में आए हुए हैं पैसे। तो ये सिर्फ PTI का गन नहीं है, PTI का ये है कि PTI पकड़ी गई है। मगर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कह चुका है कि सारी पार्टीज का करें, तो ये पता नहीं कितना टाइम लग जाए। और ये गवर्नमेंट के टाइम में अदालतों के हमारे मामला जो होते हैं वो टाइम ले जाते हैं। और ये इसकी एक आसान अगर आप लें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना आसान नहीं है कि ये टाइम फ्रेम शायद गवर्नमेंट का टेन्योर जब तक पूरा होगा 2 साल 4 साल 1 साल पता नहीं क्या लगता है। ये एक तरीका देखने का कि जी फवाद चौधरी के एंगल से कि जी कुछ नहीं है। मगर इसका एक दूसरा एंगल भी है जो कि बड़ा ही PTI के लिए ख़तरनाक हो सकता है। एक तो है कि इसकी टाइमिंग ये कि 7 साल से ये केस चल रहा था और ये चलता ही जा रहा था। एकदम से इलेक्शन कमीशन जो है ना बड़ी फुर्ती में आया और आखिरी चंद हफ्तों में बड़ी ज़्यादा इसकी पेशरफ्त इसके अंदर फास्ट फॉरवर्ड किया गया और ये रिज़ल्ट आ गया है। तो ये एक तलवार है जो इमरान खान साहब के ऊपर लटक रही है। एविडेंस इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया है कि जनाब ये अकाउंट है। बाकियों का बिल्कुल मैं जिस तरह कह रहा था कि सारी पार्टियों का ये स्केलेटन है मगर पकड़े ये गए हैं। ये अदालतें कई दफ़ा ये नहीं देखना होता कि जी क्योंकि बाकी सारे भी इन्वॉल्व हैं, बाकियों के सबूत आने हैं, इनके आ चुके हुए हैं, आ चुके हुए हैं। तो कोई अगर अदालत में चला जाए कि जनाब ये आ गया है, डायरेक्टली रेफरेंस भी वो है, मगर कोई आम आदमी भी जा सकता है कि जनाब इसके बाद ये सबूत इलेक्शन कमीशन का आ गया है और ये सादिक और अमीन नहीं रहे हैं, तो ये भी देखना हो कि अदालत डायरेक्टली भी टेकअप कर सकती है। फिर ये भी कहा जा सकता है अदालत को कि जनाब ये इस गवर्नमेंट के ऊपर जो पुराना तरीकाकार है कि रेफरेंस इन्होंने बना के भेजना है, तो ये कोई अपना जज ये खुद कैसे हो सकते हैं। सो ये आप टेकअप करें। और जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने पैनमा के अंदर बहुत लाइटली लिया था, एक ना कमेटी पार्लियामेंट्री बनाई और शुरू में कह दिया कि ये हैं ज़राए जिसके लिए वो है ज़राए नहीं दिए और लटकाते रहे। फाइनली उसकी लाइटली लेने की वजह से, मिस हैंडलिंग की वजह से नवाज शरीफ साहब इस वक्त सियासत से नाअहल भी हो चुके हुए हैं और कन्विक्टेड मफरूर मुल्क से भागे हुए हैं। तो ये बुरे हालात में और जबकि इस तरह की खबरें भी आती हैं कि जी वो पेज भी सिंगल पेज भी फट चुका हुआ है और अभी ऑन देयर ओन हैं। और जिस तरह KP के अंदर नज़र आया कि लोकल बॉडीज़ में इनको ये जो पहले वाली मदद होती थी दरकार वो नहीं है। ये लोकल बॉडीज में पहले भी किसी पहले भी नहीं होती मगर अगर बॉडीज तो नहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट में जाके मैनेज कर सकती। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मगर अगर किसी वक्त में हालात इनके बुरे हुए, PTI के किस्मत इनकी ख़राब हुई, कोई इनकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई मज़ीद बढ़ी, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इजीली इस्तेमाल होकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है कि इसके अंदर डायरेक्टली इसको फास्ट फॉरवर्ड करके, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ वो वाला फास्ट फॉरवर्ड हो गया था, तो इसको लाइटली जितना PTI ले रही इतना लाइटली है नहीं है, मेरा ये ख्याल है। अच्छा अखलाक साहब, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि ये टूल के तौर पे यूज़ हो सकता है प्रोवाइडेड कि बाकी तमाम सर्कमस्टांसेस जो हैं वो फेवर में ना जा रहे हों, सेंसिटिविटी इसकी पैनामा से कंपेयर की जा सकती है? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे आमिर भाई ने कहा ना, हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब हैं, उनकी बहुत सारी बातों के हम एडमायर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं। ये अगर अपोजिशन में होते ना, अगर आज ये मैं तो बाज़ दफ़ा कहता हूँ बाज़ लोगों को ना अपोजिशन में रहना चाहिए जिसमें मुल्क की भी भलाई है, जमहूरियत की भी भलाई। आई विश के फवाद चौधरी साहब जो है ना इस वक्त वहाँ पे MNA होते और अपोजिशन बेंचेस पे होते, मज़ा आता सीरियसली। पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, फिर उसके बाद जब वो फेंटी लगाने पे आता है, बात करने पे आता है, खुल के करता है। अगर हम किसी वक्त अगर गुस्ताखी कर दें और फवाद चौधरी साहब हमें थोड़ी सी हमारी जान बख्शी कर दें, डरना भी पड़ता है, वही कह रहा हूँ, तो हम किसी वक्त वो क्लिप चला देना जो उन्होंने इमरान खान साहब पे फॉरेन फंडिंग पे कहे हैं, दूसरी फंडिंग पे कहे, पता नहीं किस किस पे कहे ना, तो बंदा कानून को हाथ लगा धुआं निकल जाए। ये इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी की। मैं पहले भी कहता हूँ कि 3 लोगों को अपने साथ मिला लिया, आज तीसरा भी बता देता हूँ मैं। उन्होंने जनाब शेख रशीद साहब को साथ मिलाया, उन्होंने जनाब हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब को साथ मिलाया, तीसरा उन्होंने हमारे दोस्त बाबर रहमान साहब को साथ मिलाया। ये उनकी समझदारी है। अगर ये पोजीशन में बैठे होते ना तीनों,
तो इमरान खान साहब को जो हशर हो रहा होता है ना आज यहाँ पे सड़कों पे, पार्लियामेंट में, मीडिया पे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी से, मैं कहूँगा कि जो बिटर क्रिटिक्स है ना आपके, उनको अपनी कैबिनेट में लें और उनको यस प्राइम मिनिस्टर का, उनको कहेंगे डेली वो आपके कहने पे आपकी तमाम बातों का गलत, झूठी, सच्ची, मुच्ची जो भी है ना वो दिफा करें। सो इट्स ए वेरी गुड पॉलिटिक्स आई मस्ट से कि इमरान खान साहब का अगर अच्छा फैसला है इन तमाम उसमें सालों में, एक आदमी आमिर साहब की मुस्बत रिपोर्टिंग की कोशिश कर रहा हूँ, मुस्बत रिपोर्टिंग, अच्छा फैसला उनका। सो फवाद चौधरी साहब आज अगर बैठे होते तो आज इन्होंने बैठ के फटियां बांध देनी थी इसी चीज़ को। ये फवाद उन लोगों में से है जो ज़हीन लोग होते, बाबर रवान साहब भी उसी लोगों में से, मैं उनको थोड़ा सा उनके साथ एक रहा है, अभी भी है मेरा। ज़हीन आदमी जो है ना किसी चीज़ को आगे गलत भी साबित कर लेता है और दूसरे लम्हे उसको दुरुस्त भी साबित कर सकता है। ये दोनों में ये कैपेसिटीज़ हैं, ये उन फवाद चौधरी साहब में भी है, बाबर रवान साहब में भी है कि एक चीज़ को गलत भी साबित कर सकते हैं, उसी चीज़ को ठीक भी साबित कर सकते हैं। सो आज ही चढ़ जाती है अगर ये रिपोर्ट सारी इनके हाथ, हमारे राना साहब ने बड़ी मेहनत से इसको पूरा कापी शापी बैंडिंग करवाई, अभी पूरी पढ़नी बाकी है टू बी फेयर, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ, आमिर साहब ने बहुत सारी चीज़ें देखी, सो इस पर बात करते रहेंगे। इसी में से फवाद ने इतना बड़ा रेफरेंस बना देना था ना बाबर रवान साहब ने कि लगना था जनाब इनको तो ये आपकी पूरी पीटीआई जो है ये कम से कम 15-15 साल से कम सजाएं तो नहीं होगी इसको, अगर इन्हें मतलब है अगर जलाद के हवाले ना भी किया गया था। सो एक तो इसमें ये चीज, दूसरी चीज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आती है, इमरान खान साहब जो है डोनेशन भी बाहर से लेते हैं, वो उसके बाद डॉलर भी बाहर से आते हैं उनको, उनकी पार्टी भी बाहर के पैसों पे चलती है, अब वोट भी बाहर की पार्टी से लेना चाहते हैं, बाहर के लोगों से लेना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मॉडल्स भी बाहर के लाना मॉडल चाहते भी हैं, बाहर के लाना चाहते, कोई पाकिस्तानी चीज उन्हें पसंद है ना, हमारा वोट पसंद है उनको, ना हमारे डॉलर पसंद है, डॉलर खैर है नहीं हमारे पास, डॉलर पसंद है ना हमें पाउंड उनके पसंद है, सारा जितना मतलब मोर देन बिलियन रुपीज जिसकी आ रही। मुझे ये भी पता है बहुत सारे मेरे जानने वाले थे जिन्होंने इनको ब्रीफ केसेस में आके पैसे तक दिए हैं, इवन कंटेनर में जाके दिए हैं बहुत सारे उन्होंने लोगों को कि ये लें, मैं इवन कैश में पैसे 5 साल में 1 अरब 33 करोड़ रुपया बहुत बड़ी फंडिंग है किसी पार्टी के लिए जो आई है और आपको मुख्तलिफ मुल्कों से आई है। फिर आप कहते हैं कि दूसरे लोगों का, इसलिए लोग इसके खिलाफ होते हैं बाहर से बरूने मुल्क आपको पार्टी फंडिंग से, कि जो आपको पैसे दे रहा होता है, फंड कर रहा होता है, वो फिर किसी न किसी वो क्या कहते हैं एक उसमें क्या देर नो फ्री लंचेस, वो ठीक है मान लिया बरूने मुल्क पाकिस्तानी हमारे भाई जो हैं उनका एजेंडा मुल्क की बेहतरी करने होगा, लेकिन जिस तरह की आगे रकूमात खर्च हो रही हैं, आपको याद होगा कुछ अमेरिका से ग्रुप आया था इनका ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का, उन्होंने क्वेश्चन रेज कर लिए थे सर बनी गाला में इमरान खान, अभी मैं कहें कि कल मुझे याद नहीं रहा, मैं खबर भी निकाल कर ले आऊँगा, कल न्यूज़ में बड़ी सारी स्टोरी छपी थी, इमरान खान साहब उस पर उसने इतना कह दिया था कि सर ये जो जहाँ पे आरिफ अलवी साहब बैठे हैं, इमरान इस्माइल साहब बैठे हैं, अली जैदी साहब बैठे हैं, 2-4 और नाम लिए उन्होंने, इस पर फॉरेन फंडिंग पर इंक्वायरी भी हुई थी और 2-4 जो आज बड़े वजीर बैठे इमरान खान साहब की कैबिनेट में, उन्हें बड़े इल्जामात भी लगे थे। आरिफ अलवी साहब ने अगर कभी वो फॉरेन फंडिंग वाली इंक्वायरी निकाल दी तो और बड़ा रोला पड़ जाएगा, लोग इसको भूल जाएंगे। अगर आरिफ अलवी साहब मेहरबानी करें किसी दिन उनका ईमान और कभी अगर उनका आज जोश में आ जाए, मैं ज़मीर की बात नहीं करता, चलो ईमान की बात करता हूँ, जोश में आ जाए तो ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे ना, जो फॉरेन फंडिंग डॉलर आए हैं हमारे पाकिस्तानियों के डॉलरों का इस्तेमाल यहाँ पे किस किस ने और किस किस तरीके से किया गया। नियाज़ी साहब पे बड़े सवाल आते हैं, अली जैदी साहब पे बड़े सवाल आते हैं, बड़े लोगों पे बड़े सवाल आते हैं, ये बस चुप कर जाते हैं, उस पर आते नहीं है ना, बोलने नहीं जरा। अब डिमांड ये होनी चाहिए आपकी कि आरिफ अलवी साहब वो फॉरेन फंडिंग वाले रिपोर्ट क्यों नहीं करते। उन्होंने 3-4 पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बनी गाला में जाके एहतजाज किया, उन्होंने जब हमने पैसे वहाँ इकट्ठे किए, लोगों का एतमाद अमेरिका से आए थे, उनको धक्के दे के निकाल दिया गया था। बड़ी सारी स्टोरी आई थी उस वक्त, ये मैं आपको उस वक्त बता रहा हूँ अपोजिशन में, आपको जरूरत कैसे हुई हमसे पूछने की कि आपके जो डॉलर थे या पाउंड थे किधर गए। सो एक चीज़ तो उस पर ये आती। दूसरी अभी आमिर भाई ने बात की है कि मामूली केस को ले रहे हैं, ये सिर्फ एक इस पनामा वाली बिल्कुल ठीक बात की है इन्होंने, बल्कि वो कहते होते थे ख्वाजा आसिफ साहब, मियाँ साहब फिक्र नाट, ये कौम भूल जाएगी ये पनामा को ना, कहाँ याद है, गजनी है भाई कौम, जो गजनी के बाद जो कुछ हुआ आपके सामने। तीसरा एक और केस है जो आमिर भाई को याद आएगा, जब भुट्टो साहब पे कसूरी साहब के उसके असैसिनेशन की FIR हुई थी, ही वाज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो भी भुट्टो साहब जैसा। आखिरी वक्त तक उनको ये नहीं यकीन था कि मुझे ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर को, कितने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे देंगे। नंबर लास्टली उसके बाद ये जो है इमरान खान साहब उस फेज में से गुजरे। जहाँ तक टाइमिंग की बात, मैं थोड़ा सा आमिर भाई से डिफर करता हूँ। एक तरफ हम खुद ही रोला डालते रहते हैं कि 7 साल हो गए केस का फैसला नहीं हुआ, अब जब वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई, हम उसमें भी कोई ना कोई हम देखते हैं कि अब क्यों कर रहे हैं, कभी ना कभी तो चीज़ें होनी थी। और PTI पे इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा रेज किए जाते हैं क्योंकि इन्होंने होलियर दैन पोप का रोल अदा करते हैं, दावा करते हैं कि हमसे नेक परहेजगार 5 वक्त का नमाजी, रोज़ा तहज्जुद या तहज्जुद, हाथ में तस्बीह, ईमानदारी का जो ढोंग रचाया हुआ है, इनसे तो बेहतर कोई बंदा ही कोई नहीं है। जब आप अपने बारे में क्लेम करते हैं ना कि आई एम ए पोप, देन यू हैव टू एक्ट लाइक वन, फिर बनकर दिखाएं।
उस पर नवाज शरीफ साहब ने आगे फ्रॉड किया फॉरेन फंडिंग में। आज वो कह रहे थे ना, जैसे आमिर भाई कह रहे सारे, मुझे उमर शेख साहब याद है कि सारे फड़े जान गए, सारे फड़े गए ना। इनका फड़े जाना इसलिए ज़्यादा ये लोगों को पिंच करता है कि आपने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया था, इन्हीं करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ, इन्हीं टीटी के खिलाफ, इन्हीं यहाँ पे टिकटें बेचने के खिलाफ मैंडेट लेके आए, यही मैंडेट लेकर आए थे। और जैसे आमिर कहते होते हैं कि आप लोग जब कहते हैं उन्होंने भी तो किया है, वो भाई उन्होंने किया तो इलेक्शन हार गए ना। अब आप कहें उन्होंने किया था, हमने किया और हमने कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात है सर? ये बड़ी बात है। आप लोग एक ईमानदारी के साथ आए थे, आप अपने करैक्टर के साथ आए थे, आपने कहा था हम ये चीजें नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम ट्रांसपेरेंट होंगे। तो आप ट्रांसपेरेंट है तो फिर ट्रांसपेरेंसी दिखाएं। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा, जैसे आमिर ने कहा, तो आपने वक्फा लेना शायद, तो सर आप कहिए। मैं कोई ये कैंपेन फाइनेंसिंग है ना, ये लफ्ज़ ज़रा टर्म में समझाता हूँ क्या है। ये पूरी दुनिया में मसला है, अमेरिका में भी बहुत मसला है। वो इसलिए कैंपेन के ऊपर फाइनेंस ये है कि जिस तरह गरीब आदमी हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसमें माल पानी बड़ा आ गया है। और वो बाहर भी होता है कि ये तमाम जो बड़े बड़े ये जो आजकल माफिया, जिन्हें हम कार्टेल्स कहते हैं, ये खर्चते हैं सियासतदानों के ऊपर पैसे। उसकी वजह से ये जो हाथ बंदे होते हैं ना, इमरान खान से लेके नवाज शरीफ के, कि कोई मुसाबकती कमीशन की जो हम बात करते रहते हैं कि वो उनके फैसले भी आते हैं, कभी वहाँ से आप देखते हैं अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, कभी प्रोसिक्यूशन वीक हो जाती है, और हम तड़पते रहते हैं कि जनाब ये ऐसे क्यों, काने क्यों हैं, डरते क्यों हैं, ये अपने बंदों को निकालते क्यों नहीं है। ये है कि लोगों ने माल पानी खर्चा होता है। ये जो बाहर का पैसा भी और पाकिस्तान का भी पैसा, और हर पार्टी का यही हाल है। अमेरिका में बहरहाल उन्होंने एक निज़ाम जरूर बनाया हुआ है कि वो फंड रेजर करना इतना मुश्किल काम है कि एक आदमी की एक लिमिट है, वो $1-2 हज़ार से ज़्यादा दे नहीं सकता, और उसकी रसीद चाहिए, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए, उसका अकाउंट नंबर चाहिए। तो इसलिए कोई भी जो अगर 2-4 लाख का भी डॉलर का फंड रेजर करता है ना, तो वहाँ से बड़ा बड़ा गवर्नर और बड़ा बड़ा प्रेसिडेंट का कैंडिडेट वो जो है वो आपके घर पे आ जाता है, और दो मतलब आने के जो वोटर होते हैं उनके साथ तस्वीर भी उतरवाते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है। ये पार्टी के लीडरशिप भी पैसे बनाती है, नीचे के टीयर के भी बनाते हैं, हर जगह का पैसे बनाता है, उसके बाद हाथ जकड़े जाते हैं। मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि ये केस कम से कम इस तक जो आए कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट भी हो, इसके आप पे कुछ ना कुछ रूल्स बना दिए जाएं। ये कानून है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये 60 साल से इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये पहली दफा होने जा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस केस एटलीस्ट ये प्रोसेस स्टार्ट तो हो। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम के गैर मुल्की दौरों के हवाले से, और जिनको तहाइफ मिले हैं उसमें से कौन से खुफिया रखे जाएंगे, कौन से बताए जाएंगे, जो नहीं बताए जा रहे, क्यों नहीं बताए जा रहे। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे वजीर आजम के गैर मुल्की दौरे। 31 बैरून मुल्क दौरे हैं जिन्होंने किए हैं, और उस पर 20 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात आए। सेनेट में इसके इंकशाफात हुए हैं। क्लास साहब क्या टेक है इस पर? सेनेट में बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन था। मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं सेनेट में बड़ा अच्छा एक आई मस है कि वहाँ पे वो हुआ है, एक इजलास हुआ है और उसमें इंफॉर्मेशन आई है, और हमारे रिपोर्टर इमरान मकराना, हम हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं बिकॉज ही ब्रिंग्स वेरी गुड स्टोरीज फॉर अस आवर शो। तो आज की जो 2-4 चीज़ मैं इस पे आता हूँ इमरान खान साहब पे। मेन चीज़ जो कल जैसे हमने कैबिनेट की स्टोरी की थी यूरिया खाद की, कि कैबिनेट में 3-4 वजीरों ने एहतजाज किया तो खुसरो बुख्तियार ने शटअप करवा दी कि जनाब कोई बुरहान नहीं, किसान झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान साहब ने उनका साथ दिया। अब इन चीज़ों से ऐसा ऐसा हुकूमतें आपकी वो होना शुरू हो जाती हैं अनपॉपुलर, और आपको फिर धक्के पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं कि 6 वजीर कह रहे हैं कि किसान हम जाते हैं नारे मार रहे हैं, तो एक जब खुसरो बुख्तियार की खुद इस वक्त सनतकार है, इस पर माशाल्लाह बहुत बड़ा अरबपति आदमी है, और सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस गया, नैब पे उसका जो रेफरेंस पड़ा हुआ है, या जवेद इकबाल साहब वैसे नहीं संभाले जाते। इधर जरूरत नहीं होती कि ज़रा इस खुसरो बुख्तियार, इसके भाई हाशिम बाग, शहरयार मखदूम, इन तीनों भाइयों को ज़रा बुला के ज़रा थोड़ी सी वो नहीं करना। खैर वो एक अलहदा इशू है। तो आज वहाँ उन्होंने सेनेटर ये जो शहरी रहमान साहबा जो हैं, आज बड़ी उन्होंने अहम बातें की हैं, तकरीरें की हैं, पानी बिजली गैस पे बातें की हैं, कर्ज़ों पे बातें की हैं, और प्लस जो अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरी है उस पर भी उन्होंने अच्छा खासा वो किया। और चेयरमैन सादिक संजरानी साहब जो मामला जो है उन्होंने इस्तेहकाक कमेटी को भी उन्होंने भेजा, इसी से रिलेटेड खैर इशूज़ हैं। खैर अच्छा खासा बातें हुई हैं वहाँ पर। ये तो एक अलहदा स्क्रीन पे आप उस पर देख रहे होंगे, सुन भी ली होंगी। अहम चीज़ एक और वहाँ पे हुई है, मस है, जिस पे बात करने की ज़रूरत है, वो है इमरान खान साहब के दौरे।
एक चीज़ तो पहले एक एट द स्टार्ट हमें कहने थे कि इमरान खान साहब के दौरों पे कंपैरेटिवली ये खर्चे कम हैं। ये वो जो बात पीटीआई कहती है वो ठीक कहती है कि वो जो लंबे यहाँ पे टूर लगते थे 40-40, 50-50, 60-60 के साथ तबलची के साथ में ढोल पीटने वाले तो ड्रम 400 दिन की छुट्टियां, 100 विजिट था, 1 साल की तकरीबन उनकी छुट्टी दौरों पे थी। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की कुछ 125 से ज्यादा उन्होंने दौरे किए। वो बैरून बिल्कुल इब्न बतूता की तरह उन्होंने बैग लटकाए और पूरी दुनिया फिरी उन्होंने, और जिसमें 25 उनके दौरे 22 जो हैं लंदन के हैं, क्योंकि हर दौरा जो है लंदन में ट्रांसिट जरूर होती थी, हफ्ता हफ्ता वहां रहते। बल्कि एक दफा तो जब बीमार हुए थे, इनका ऑपरेशन हुआ था, आपको याद हो, पूरा 30-40 दिन के लिए जहाज भी पार्क हुआ, पूरी यहाँ पे उस फवाद जो है सेक्रेटेरिएट वहां पर लेके गए थे अजवे रोड पे, बला बला वो करोड़ों रुपए के वो खर्चे अलहदा थे। सिर्फ जहाज पार करने के जो खड़ा रहा हेथरो पे उसके अलहदा करोड़ों के खर्चे थे। कश्मीरी बरादरी साथ जाती थी और एक सहाफती चमचों की एक पूरी फौज भी साथ जाती थी। ये कोई भी यहाँ पे इतना खर्चा तो अगर मैं कल में से निकाल लूंगा, इमरान मगराना को कहूंगा रिकॉर्ड पड़ा होगा, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, मैं भी रॉन्ग, लेकिन इतना खर्चा जो 20 करोड़ का हुआ ना खान साहब के 31 दौरों पर, इतना तो एक ही दौरे में लंदन में मेरा ख्याल है जितने दिन ये स्टे किया था ना इन्होंने वहां 30-40 दिन ऑपरेशन में, और जहाँ सेक्रेटेरिएट शिफ्ट हुआ था, अफसरान, खाने पीने, गाड़ियां शाड़ियां सब कुछ जो किराए पे ली गई थी, उसकी हम डिटेल रकम पे एक दौरे का करेंगे इस पे। लेकिन अब 2-4 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो यह कि इमरान खान साहब या कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान का, वो सऊदी अरेबिया की वहाँ पे विजिट करना जो है ना वो बड़ा हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जो भी वजीर आजम आएगा पहली विजिट वो सऊदी अरेबिया की करता है, जाके मतलब अल्लाह के घर जाते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, मुल्क का वजीर आजम बनाया, और साथ में उम्रा वगैरह भी हो जाते हैं और सऊदी हुक्मरानों से बातचीत भी हो जाती है। वो भी बड़ा इसमें प्राइड लेते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम के 2 दौरे बड़े ज़रूरी होते हैं, या सऊदी अरेबिया जाए या उसके बाद चाइना जाए, ये दोनों मतलब है बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। सो खान साहब भी गए, 8 दौरे किए इन्होंने वहाँ पे, और 3.25 करोड़ पे करीब बताया जी सऊदी अरेबिया के। इसमें 4 दफा बेगम साहबा जो है, बुशरा साहबा जो है, वो भी उनके साथ गए, सिर्फ सऊदी अरेबिया गई हैं, बाकी वो किसी जगह मुझे नजर नहीं आया डिटेल्स में। उन्हीं दिनों में कहा जा रहा है, मुझे राना प्रोड्यूसर साहब हमारे जो है राना अशरफ साहब, वो भी इस तरह की वो शरारतें करते रहते हैं, चीजें निकालते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स हम बैठे पढ़ रहे थे सारे विजिट वाले, तो उन्होंने जनाब एक दौर ऐसा भी है जिस वक्त उस बुशरा बीबी साहबा के उनकी साहबजादी का वहाँ पे निकाह जो है वहाँ पे हो रहा था, जिसको खैर ये इनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमेशा डिनाई किया गया कि वो उनमें वो शिरकत के लिए नहीं गई थी। बहरहाल वो डेटें वही काफी रिश्तेदार थे, मगर उनका गवर्नमेंट का वर्जन आया था कि जी वो अपने पैसे खर्च के अलहदा गए, मगर डेटें वही थी। बड़ा डेटें वही थी, लेकिन बाकी जगहों पे लिखा हुआ है जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खर्चे पे गए थे इनके साथ बैरून मुल्क, उनके आगे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में कि अपने खर्चे पे गए हैं। मुझे उनके बुशरा बीबी साहबा का नजर नहीं आया कि अगर वो बेटी की शादी पे गई, जाना चाहिए था, उन्होंने अपना खर्चा कम अज कम उसमें डॉक्यूमेंट की हद तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ गए थे, उनका रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर किया है उन्होंने खर्चा तो हमें भेज सकते हैं जनाब, ये देखें हमने इनकी रसीदें वगैरह दी हुई है। एक चीज, दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को एतराज भी है, एक राना अबरार साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, यहाँ इस्लामाबाद में लगे रहते हैं, कोई ना कोई अच्छी स्टोरी ढूंढने रहते हैं, अपना वीलॉग वगैरह भी करते रहते हैं। उन्होंने जनाब एक यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी कि जनाब इमरान खान साहब को जो बैरून मुल्क से तोहफे तहफ मिले हैं तो वो हमें दिए जाए। इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास गए, उन्होंने जनाब वो बहुत बड़ा कौमी राज है, हुकूमत ने कहा वो आपको नहीं दिए जा सकते। राना अबरार साहब हैं, वो चले गए थे वहाँ पर, वो हाई कोर्ट में उन्होंने वहाँ पे आके पटिशन कर दी। वो भी राजपूत हैं साहब, राणे हैं, उन्होंने कहा मैं तो नहीं गिव अप करूँगा। राना अबरार साहब ने कहा, खैर पहुँच गए वहाँ पे, प्रोसीडिंग होती रही, आखिर से वहाँ निकला कुछ नहीं। उन्होंने कहा उसी कमीशन के पास, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वापस जाएं और उन्हीं को कहें इन्फॉर्मेशन दें। इमरान खान साहब का हुकूमत का जैसा, बल्कि राना अबरार ने यह भी शिकायत की थी कि मुझे थ्रेट्स की जा रही हैं, मेरे पीछे कोई एजेंसी के लोग लगाए गए हैं, मुझे हरास किया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है। उस पर कोई तंजीमों ने अपने कोई प्रेस रिलीज वगैरह भी जारी किए थे कि तुमने गुस्ताखी क्यों की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, ये क्यों पूछ लिया है कि तहफ़ की डिटेल दें। अब सवाल मेरा हो रहा है, जैसे इन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से इमरान खान साहब ने सारे का सारा अपना वो जो था, उन्होंने दौरों की डिटेल्स हैं वो पेश कर दी हैं, और ये कोई कौमी राज नहीं थे बकौल उनके, इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है कि आप कौन कौन से मुल्क में गए। आपको इन मुल्कों में जो तहफ़ मिले हैं वो कैसे कौमी राज बन गए हैं? मतलब सबसे अहम सवाल ये है। उनको आपने रोका हुआ है, आप पे तनकीद हो गई, आप पे गुफ्तगू हो गई, सेनेट में तकरीरें हो गई, राना अबरार जैसे राजपूत जो हैं लड़ भेड़ मार कुट करके वो वहाँ पे अदालत जा पहुँचे हैं। इसके बावजूद आप ये बताने को तैयार नहीं है कि आपको इन दौरों में कितना कुछ मिला था। इस मामले में इमरान खान साहब ने वही रूट लिया है जो नवाज शरीफ साहब ने लिया था 2017 फरवरी।
उस वक्त कलसूम परवीन साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, वो थे यहाँ पे सेनेटर थी। उन्होंने पूछा था इनसे कि जनाब के नवाज शरीफ साहब के दौरों के तहफ़ की डिटेल दी जाए, तो उस वक्त कैबिनेट डिवीजन फवाद कंपनी ने ये रूल निकाला था कि जनाब अगर हमने इनकी तफसील बता दी तो ये मुल्की राज है, नेशनल सीक्रेट है, और दोस्त मुल्क नाराज हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने भी वही एग्जैक्ट जवाब सेनेट को लिखकर भेजा कि जनाब इरफान सदीकी साहब ने डाला था सवाल कि जनाब अगर हमने बता दिया तो कौमी राज है, कौमी राज आपके खत्म हो जाएंगे। अब ये कौमी राज हैं क्या जो कौम को नहीं बताना चाहते? अगर आपने वक्फा नहीं लेना तो वक्फा ले लें। और कौमी राज में बताता हूँ ये कौन से कौमी राज है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब भी डिटेल देने को तैयार नहीं थे, और इमरान खान साहब भी अपने दौरों को डिटेल देते हैं। जो दौरों में जो कौमी राज इनके हवाले किया गया, कोई एटम बम का फार्मूला था, पता नहीं हाइड्रोजन बम था, F-16 उन्होंने दिए कि अपने तोशा खाना में रख लें, और इमरान खान साहब की और ड्राइव करके ले गए। वो जरा ब्रेक के बाद आते मैं आपको। और ये सवाल ज्यादा हार्शली इसलिए भी पूछा जाता है इमरान खान साहब से क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से सबसे ज्यादा इतराजात दूसरी पार्टियों के हवाले से इन्हीं के होते थे, तो उनको तो जवाब देने चाहिए और रॉन्ग प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहिए। ब्रेक के बाद के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बहुत अहम सवाल क्लास साहब आपने ही रेज किया कि ये नेशनल सीक्रेट क्यों है, खबरें क्यों? अभी बहुत सारे ब्रेक में हमारे इमरान मगराना और उन्होंने चीज़ें दी हैं ट्रैवल के हवाले से। मियाँ साहब के बारे में 2013 से 2016 तक $22 लाख पर ईयर इनका खर्चा रहा है। ये जो रिपोर्ट अभी मैं देख रहा था सिर्फ एक साल की, तो और जैसे मैंने कहा उन्होंने 100 से ज़्यादा किया। वो खैर डिटेल हम आपको मेरा ख्याल कल इसका कंपैरिजन ड्रा करेंगे थोड़ी सी मजीद इस पर थोड़ा काम करके। मैं वो सीक्रेट बता रहा था, वो रह ना जाए कौम से। सीक्रेट क्या होता है? जो भी वज़ीर आज़म सदर आमिर साहब जाता है ना, उसको सबसे महंगे तहफ़ सऊदीज़ देते हैं। तोहफों में कहा क्या क्या होता है जिससे ये छुपाई जा रही चीज़ें। नवाज शरीफ ने भी छुपाई, इमरान खान साहब भी छुपा रहे। अब नवाज शरीफ अच्छा है, उसका कानून भी अच्छा है और उसकी रिवायत भी अच्छी है। रीज़न इनको मिलते हैं, ब्रेसलेट मिलता है बेगम साहबा को, किसी भी उसकी प्राइम मिनिस्टर की जाएगी। ये वज़ीर आज़म साहब सदर के अलहदा हैं, ये सिर्फ बेगमात को मैं बता रहा हूँ। ये साहब मुशर्रफ साहब को भी ज्वेलरी बॉक्स मिला, रुखसाना साहबा थी शौकत अजीज साहबा की, उनको भी मिला। जमाली साहब $10 मिलियन भी मुशर्रफ को मिले थे, उनको मिले थे। फिर इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब गए, फिर गिलानी साहब गए, फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर किया, नवाज शरीफ साहब गए, जैसे मैंने कहा कि जनाब उससे पहले शौकत अजीज साहब, जना मुशर्रफ, सबको मिलता क्या है? एक बहुत बड़ा ज्वेलरी बॉक्स मिलता है, हर दफा मिलता है। ये भी जहन में रखें, नॉट वंस। सो जितनी दफा दौरे कर रहे हैं उतनी दफा आपको वो सऊदी तोहफे दे रहे होते हैं। उसमें जनाब आपके डायमंड्स होते हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कोई चैलेंज करना चाहते हैं ना, हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है, इतनी बड़ी पलंदे पड़े हुए हैं, कहेंगे तो दिखा भी देंगे कल कि जनाब उसमें ज्वेलरी बॉक्स मिलता है, डायमंड सेट मिलता है, गोल्ड मिलता है, उसके बाद ब्रेसलेट जैसे मैंने वो मिलते हैं, रोलेक्स घड़ियाँ मिलती हैं, आपको सारी जेवरात, हीरे जेवरात, डायमंड के सेट तक मिलते हैं, पूरे का पूरा बॉक्स दिया जाता है। मुझे याद है 2004-5 में उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब की जो बेगम साहबा थे, साहबा उनको जो मिला था, जिसकी एस्टीमेट कैबिनेट डिवीजन ने किया था, पाकिस्तानी हुकूमत ने किया था, उस पूरे ज्वेलरी बॉक्स की कीमत उस वक्त 2004 में, और कम लगाई जाती हैं प्राइसेस, वो 70 लाख रुपए लगाई गई थी 2004 में। अब मुझे बताएं, जब नवाज शरीफ साहब जाएंगे, इमरान खान साहब जब आएंगे, रोलेक्स घड़ियां मिलेंगी, फिर आपको हीरे जवाहरात मिलेंगे, ज्वेलरी बॉक्सेस मिलेंगे, डायमंड मिलेंगे, ब्रेसलेट मिलेंगे, और फिर आपसे कौम ये कहेगी कि जनाब क्योंकि आप तो मलंग आदमी है, आप तो फ़कीर आदमी है, आप तो सादा इंसान है, आपको तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आपको तो सारी चीज़ें तोशा खाने में जमा करवानी चाहिए। जमा करवाना तो उन्होंने करवाए हैं, नहीं कहे कानून क्या फॉलो किया, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बताया गया कि साथ घर ले गए, जमा करवाया है, कोई परसेंटेज दे कर रख लिया जो कानून के तहत तो रख सकते हैं। सवाल यह है कि अगर आपको सऊदीज़ ने ब्रेसलेट दिए हैं, डायमंड दिए हैं, हीरे की उन्होंने आके आपको हार दिए हैं, आपको बॉक्सेस उन्होंने बहुत सारे कुछ दिए हैं, रोलेक्स घड़ियाँ दी हैं, तो कौम को बताए ना। आप इसको कौमी राज क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? अच्छा वजह सुने, कहते हैं जी वो मुल्क जो है ना नाराज हो जाते हैं, भाई कौन तोहफा मुझे दे दें, भाई मैं बता दूंगा कि मुझे फलां बंदे ने तोहफा दिया, व्हाई वुड आई माइंड इट। अगर आप सऊदी से खुफिया इस तरह के तोहफे ले रहे हैं या दुनिया के किसी मुल्क से, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फाउल। फिर सऊदी आपसे अपना कोई एजेंडा पूरा करवाना चाहते हैं, आपको इतने महंगे महंगे तोहफे दे के आप नहीं बताना चाहते, ये कहे कि ये कौमी राज हैं, तो भाई साहब फिर इसके बदले में सऊदीज के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हैं? फिर तो मतलब सवाल तो रेज होंगे। सो इमरान खान साहब ने इसलिए नहीं बता रहे ये तोहफों के, और राना अबरार बेचारे को धमकियां चाड़ी जा रही हैं, वो अदालतों में वहाँ पे धक्के खा रहा है, फिरता फिर रहा है कि इमरान खान साहब को खतरा है कि अगर ये पता चल गया कौम को कि चले नवाज शरीफ साहब तो ऐसे थे, जरदारी साहब तो ऐसे थे, वो गिलानी साहब तो हीरे का आज तक रहा, वो हार है, उसकी कीमत दे रहे हैं बेचारे, अगर हमारे बारे में पता चल गया
कि हम भी 8 दौरों में या 4 दौरों में हमें भी ब्रेसलेट मिले हैं, डायमंड मिले हैं, हमें भी यहाँ पे हीरे जवाहरात मिले हैं, उसके बाद हमें भी यहाँ पे कोई रोलेक्स घड़ियाँ मिली हैं, हमें भी लाखों करोड़ों के तहफ मिले हैं, और हम कोई 10-20% दे के हम घर ले गए हैं, तो कौम कहेगी भाई साहब ये तो भी नवाज शरीफ ने भी ये किया था, ये तो जरदारी ने भी किया, ये तो फिर आपके यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी किया। सो ये वो कौमी राज है जो कौम को नहीं बताया जा रहा कि सऊदीज़ ने कितना कुछ आपको तहफ हैं किस किस शक्ल में उन्होंने दिए हैं। ये वो राज है कि विजिट्स का बता रहे हैं, विजिट्स में जो माल मताया मिला है, जो उनको अच्छी खासा तगड़ा मिला, मैं बता रहा हूँ, नहीं मिला तो डिनाई करें, वो तो कहते हैं बताते नहीं है तफसील। ये है हमारे साहब की, अगर आप इस पे जी सर, इम्पोर्टेंट डिटेल ये है कि तो फिर छुपाई क्यों जा रहे हैं? बात ये है कि मुस्बत रिपोर्टिंग की रविश पे कायम रहते हुए ये पहले ही कह दिया क्लास साहब ने, और मैं भी ये कहना चाहूँगा नो कंपैरिजन, उनके यहाँ जो बादशाह थी वो थी, मगर क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इतनी ज़्यादा वेहिमेंटली उसकी अपोज किया और इस इशू को बहुत ज़्यादा बनाया, तो इनके लिए भी बार जो है ना वो बड़ी ऊंची है। तो उस क्राइटेरियन से देखें तो हमें भी ये सवालात के जवाब चाहिए। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोग जो इनके उसमें ये अच्छा करते हैं, सहाफ़ियों को बिल्कुल नहीं लेके जाते, और काफ़ी सारे हमारे कुलीग्स को ये भी गिला रहता है कि वो रेगुलर उसका हिस्सा थे, मगर ये है कि जुल्फ़ी बुखारी फॉर एग्जाम्पल हर उस पर नज़र पाए जाते थे और बड़ी शिकायतें भी आती थी। फिर जावेद आफरीदी साहब कई दफ़ा उन जहाज़ों पे नज़र आते, और बाद में जब पता चलता है कि जनाब आप पूरी असेंबल्ड जो है ना, पूरी कारें भी उनको जो है ना वो क्या नाम है जी, MJ ब्रांड की वो आ रही हैं, फिर उनको पता चलता है जी रूदा के अंदर भी इस तरह के लोग आ रहे हैं। तो जब दोस्त यार नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा लोग जो कि रेगुलर इन टूर्स के ऊपर होते हैं, तो फिर वो सवाल उठ जाते हैं। इस बात से ताल्लुक़ नहीं है इशू से, मगर एक ज़रूर मैं खबर पॉइंट आउट करूँगा, बड़ी कंसर्न किया है कि खबर मानिका ख़ानदान का, ये जो क्लास साहब ने कहा कि उसके ऊपर सवालात आए थे कि उनकी जो घर की शादी वहाँ पे की गई थी मदीना के अंदर, एक बहुत रिपोर्ट छपी हुई है कि पाकपतन जो है एक फिefdom के तौर पे उनको तोहफे में दे दिया गया है। वहाँ पे 7 DPO चेंज हो चुके हैं, 6 कमिश्नर चेंज हो चुके हैं, और बताया जाता है कि वहाँ तहसीलदार SHO कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं है जो कि उस ख़ानदान की मर्जी के बगैर होती हो, और वहीं से बैठ के ये बुजदार साहब को वो जो रन करते हैं और वो जो आती स्टोरियाँ आती हैं, तो मेरा ख्याल टाइम आ गया उस पर भी नज़र मारें प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं कह दूँ आमिर साहब ने किया, मेरा ख्याल है खवार मनिका साहब को ना पाकपतन के या साहिवाल का RPO और कमिश्नर का चार्ज दे ही दिया जाए, रोज रोज के बदलने से बेहतर है। 6 कमिश्नर और वो जो है ना 7 DPO बदलने जा चुके हैं वहाँ एक ऑर्डिनेंस निकाल देंगे, खवार मनिका साहब साहिवाल के RPO भी होंगे और वो साहिवाल के कमिश्नरेट भी वही संभालेंगे। ठीक है, ये तमाम सवाल उठते हैं और डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अपने आगे आने वाले प्रोग्राम्स में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।